नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि जूनियर में। दृष्टि जूनियर चैनल अकाउंटिंग की क्लासेस के लिए मैंने शुरू किया है। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, अगर आपने देखा होगा तो 11th क्लास के लिए ये शुरुआत की है मैंने। 11th और 12th, अभी 11th से शुरू करेंगे, एक एक चैप्टर को कवर करेंगे और उसके बाद जब आप लोग 12th में जाएंगे तो 12th का कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग है, डेफिनेशंस हैं, वो सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो में अपने कवर किया था। अब ये सेकेंड वीडियो है, यहाँ पे हम देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग के, उसके बारे में सीखेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग PDF शेयर करते हैं, नोट्स शेयर करते हैं, वो सारे आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल जो YouTube है उसको आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग टर्म्स ऐसी शब्दावली है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको आगे जो आने वाले चैप्टर्स हैं, जो शब्द ये हैं बार बार प्रयोग होते हैं, बार बार यूज़ में आते हैं, तो उनको समझना ज़रूरी है कि कौन सा टर्म, कौन सा जो वर्ड है वो किस चीज़ के लिए प्रयोग होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ट्रांजैक्शन। जब भी आप कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामान लेने जाते होंगे या किसी दुकान पे विज़िट करते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि सपोज़ मॉर्निंग में आप गए, ब्रेड लेना है, आपने वहाँ से ब्रेड लिया और उसको कैश दिया। तो ये जो ब्रेड है, ब्रेड लेना और कैश देना, ये एक सौदा हुआ, लेन देन हुआ। इसी लेन देन को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। सिंपल वर्ड में समझिए इसको। हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ये तो एक रोजमर्रा की जिंदगी में नॉर्मल सा ट्रांजैक्शन है। इसी तरह से जब कोई एक दुकान दूसरी दुकान के साथ सौदा करते हैं या लेन देन करते हैं, तो उसे भी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मतलब आपस का जो लेन देन है उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब ये ट्रांजैक्शंस कैसे हो सकता है? ट्रांजैक्शंस तीन प्रकार से होता है, तीन तरह से हो सकता है। कैसे? या तो कैश में होगा, या क्रेडिट पे होगा। एक ये टर्म भी है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। बिजनेस लैंग्वेज में क्रेडिट का मतलब होता है उधार। या तो कैश पे लेंगे या क्रेडिट पे लेंगे, या ये मिक्स्ड होगा, या ये मिक्स्ड होगा। होता क्या है, सपोज ये ब्रेड 35 रुपीज़ की है, आपने ब्रेड लिया और 35 रुपीज़ शॉपकीपर को दे दिया, ट्रांजैक्शन वहीं पे खत्म हो गया, कैश में लेन देन हो गया। अब क्रेडिट का मतलब ये है कि आप खेल रहे थे और किसी मम्मी का फ़ोन आया या पापा ने बोला कि ब्रेड लेके आना है, तो आप वहाँ गए, आपके पास कैश नहीं, आपने ले लिया, बोला भैया पैसे अभी दे जाऊँगा, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। अब मिक्स्ड क्या है? आप गए वहाँ पे दुकान पे, ब्रेड लिया, 20 रुपीज़ तो आपके पास थे तो आपने दे दिया, 15 आपने बोला मैं बाद में दे जाऊँगा भैया, तो ये मिक्स हो गया, कैश, क्रेडिट एंड मिक्स्ड ट्रांजैक्शन। तो ये तीन तरह से ट्रांजैक्शन हो सकता है, सौदा हो सकता है, लेन देन हो सकता है। तो ये तो रही ट्रांजैक्शन की बात। आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। अब आगे चलते हैं। वाउचर्स। वाउचर्स एक एविडेंस होता है इस ट्रांजैक्शन का। एविडेंस किस तरह का? कि जो ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इसको हम एक फॉर्मेट होता है प्रेस्क्राइब्ड वाउचर का, उस पे हम इसको उतार देते हैं। तो ये हो गया हमारा वाउचर। मीन्स जो हमने ट्रांजैक्शन किया है उसका एक एविडेंस, प्रूफ हो गया कि ये ट्रांजैक्शन हुआ। क्यों करते हैं वाउचर पे, हम क्यों उतारते हैं? वो इसलिए हम वाउचर पे उसको लिखते हैं कि दिन में हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं जब कोई बिजनेस हो। ये तो छोटा सा मैंने एक एग्जांपल ब्रेड और इसका दिया आपको। अगर आप बड़ी कंपनियों के बारे में सोचेंगे, हजारों ट्रांजैक्शन डेली होते हैं और एक एक ट्रांजैक्शन को याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए उसको नोट करके रखना होता है एक वाउचर के रूप में, जिससे कि उसकी एंट्रीज की जा सकें। वो एंट्रीज और जनरल एंट्रीज और ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी एक एग्जांपल के लिए आपको समझाया जा रहा है। हम उसकी एंट्रीज कर सकें प्रॉपर तरीके से, इसलिए हम इसको वाउचर्स में उतारते हैं। वाउचर क्या होता है? वाउचर एक एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन का,
कि ये ट्रांजैक्शन हुई थी किस डेट को, किसके साथ, कितने अमाउंट की, वो हम वाउचर में नोट करते हैं। अब इसके बाद ये ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड डेटर्स, परचेज, सेल्स और इसी के साथ परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, ये 6 टर्म मैं आपको एक साथ बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट रुकिएगा, जरा मैं ये क्लीन कर देता हूं। अब अगला टर्म हम सीखेंगे, 4 टर्म एक साथ। कौन कौन से? ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड डेटर्स, परचेजेस एंड सेल्स और इसी के साथ इसका रिटर्न, इसका रिटर्न। अब देखिए क्रेडिटर्स जो हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं डेटर्स और ये हो गए क्रेडिटर्स, समझ जाएंगे आप। डी डेटर्स मीन्स वो और CRED क्रेडिटर्स हो गए। इसके नीचे हम लिखेंगे यहां पे सेल्स और यहां पे हम लिखेंगे परचेज और बीच में हम लिखेंगे क्रेडिट। क्रेडिट मैंने आपको बताया था क्या होता है, उधार। अब इस क्रेडिट के आसपास ये सारी चीजें घूमेंगी, तभी डेबिट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का जन्म होगा, मतलब वो आएंगे। अगर ये क्रेडिट ना होता तो ये डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का कोई मतलब नहीं था। अब कैसे होता है, हम एक बिजनेस कर रहे हैं और कई तरह के ग्राहक आते हैं वहां पे, कुछ लोग उधार में लेते हैं, कुछ लोग कैश में लेते हैं। अब सपोज हमने किसी को उधार में माल दिया, हम बिजनेस कर रहे हैं गारमेंट्स का, और वहां पर किसी ने हमसे 100 ट्राउजर्स का ऑर्डर दिया, सपोज 10,000 रुपीज का। अब वो 10,000 पूरा का पूरा क्रेडिट पे हुआ, तो जिस पार्टी ने हमसे खरीदा है वो हमारा 10,000 का डेटर हो गया। मतलब ये ए पार्टी जिसने हमसे खरीदा है, ये ए पार्टी हमारी 10,000 रुपए की डेटर हो गई, राइट। ये क्रेडिट में जब सौदा होगा, जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होगा, तभी डेटर्स बनेंगे। इसी तरह से बी पार्टी ने ऑर्डर दिया, 5,000 रुपए कैश दे दिया, 5,000 रुपए उधार कर दिया, तो बी पार्टी 5,000 रुपए की डेटर हो गई। ये तो हो गया डेटर्स। और सेल्स के बारे में बता दूं, सेल्स आप समझ लो, उसके बाद मैं क्रेडिटर और परचेज समझाता हूं। सेल्स किसको कहेंगे? हमारे ऑफिस में बहुत सारा मटेरियल होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, बिल्डिंग है, फर्नीचर है और उसके साथ साथ मशीन्स होती हैं, तो और गुड्स होता है। अब यहां पर जो सेल है उसको काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? अगर हम गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, गारमेंट का हमारा बिजनेस है और हम गारमेंट ही अगर आगे बेच रहे हैं तो वो तो हमारा सेल्स होगा। अगर हम ऑफिस का कंप्यूटर पुराना हो गया और उसको बेच रहे हैं तो वो सेल्स में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी असेट्स हैं। हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज के ट्रेड में हम हैं, अगर हम उसका सेल कर रहे हैं, उसको हम बेच रहे हैं, तो वही सेल्स में काउंट होगा। ध्यान रखिएगा, अदरवाइज सारी एंट्रीज गलत होंगी सेल्स की। इसी तरह से आगे हम आते हैं क्रेडिटर्स पे। कोई सी पार्टी है और डी पार्टी है, 2 पार्टीज हैं जिनसे हम माल खरीदते हैं। अब सी पार्टी से हमने 5,000 रुपए का क्रेडिट में लिया, क्रेडिट में, तो ये हम सी पार्टी के क्रेडिटर हो गए, मतलब सी पार्टी को हमें देना है पैसा, तो सी के हम क्रेडिटर्स हो गए। इसी तरह से डी पार्टी से हमने 8,000 का लिया माल, तो ये डी पार्टी के हम 8,000 के क्रेडिटर हो गए। अब इसमें अगर 4,000 का कैश दिया होता और 4,000 रुपए क्रेडिट होता तो 4,000 के क्रेडिटर हो जाते। हम जब माल खरीदते हैं तो हम क्रेडिटर बनते हैं अगर क्रेडिट पे माल लिया है, और हम अगर माल बेचते हैं उधार में क्रेडिट पे तो हमारे यहाँ डेटर्स बनते हैं, राइट। क्लियर हो गया होगा मेरी समझ से। अब परचेज का समझिए मामला। जैसे हमने बताया था अभी आपको कि सेल अगर हम गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं और हम गारमेंट्स ही आगे बेच रहे हैं तो वो हमारा सेल्स में काउंट होगा। इसी तरह से अगर हम परचेज कर रहे हैं गारमेंट्स से रिलेटेड चीजें, रॉ मटेरियल ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं व्हाटएवर, तो वो हमारा सारा परचेज में आएगा और स्टॉक कहा जाएगा, राइट। अब इसके बाद हम समझते हैं रिटर्न, सेल्स रिटर्न। इसी तरह से है यहाँ पे परचेज रिटर्न। रिटर्न का मतलब आप जानते होंगे कि वापसी। अगर हमने माल बेचा है
सपोज 10,000 का माल बेचा था, उसमें से किसी वजह से 2,000 का माल वापस आ गया तो वो हमारा हो जाएगा सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न में अगर हमने यहाँ पे 8,000 का माल खरीदा और 200 रुपए का माल वापस कर दिया तो वो हमारा हो गया परचेज रिटर्न। मीन्स जो खरीदा था उसको वापस कर दिया, आउटडेटेड होने की वजह से, खराब हो किसी भी वजह से, तो वो परचेज रिटर्न हो जाता है। आई थिंक आपको अभी तक ट्रांजेक्शन्स, वाउचर, ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड डेटर्स, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब आगे देखते हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज। दो चीजें हैं, पहले हम असेट्स को समझेंगे। अभी तक जितनी भी चीजें बताई हैं बहुत ही साधारण लैंग्वेज में बताई हैं, तो मेरे को लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया है, तो उसको एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अभी बिल्कुल नया चैनल है, आप लोग ज्वाइन करिए, सपोर्ट करिए, जिससे कि इसको हम और अच्छे तरीके से आपको बता पाएँ। अब हम देखेंगे असेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स क्या क्या है। असेट्स हम कहते किसको हैं, पहले ये समझेंगे। असेट्स हमारी वो संपत्ति होती है जो कि फ्यूचर में हमें कैश दे सकती है। मींस जो हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्पफुल होते हैं, वो सारे हमारे असेट्स होते हैं और इन फ्यूचर उसको हम कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, गुड्स, डेटर्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सारे हमारे असेट्स होते हैं। और भी बहुत सारी असेट्स हैं, अभी जो मोटी मोटी हैं, जो एग्जांपल्स मुझे समझाने हैं आपको, मैंने लिख दिए यहाँ पे, तो इनको हम असेट्स कहते हैं। अब देखिए, असेट्स को हिंदी में संपत्ति कहते हैं। अब समझना है इसमें इनटेंजिबल एंड टेंजिबल असेट्स। पहले ये दो चीजें हम समझेंगे, उसके बाद हम फिक्स्ड, करंट, लिक्विड, वेस्टिंग एंड फिक्टिशियस असेट्स समझेंगे। इनटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती हैं जिनको हम हाथ से टच नहीं कर सकते। लिख सकते हैं आप कहीं पे इस बात को कि हम जिस असेट्स को टच नहीं कर सकते वो इनटेंजिबल असेट्स होती हैं। वो कौन सी हैं? गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, या कोई सॉफ्टवेयर, वो भी असेट्स होती हैं हमारी। सॉफ्टवेयर जो हम टच नहीं कर सकते हैं वो हमारा इनटेंजिबल असेट्स होती हैं। और टेंजिबल असेट्स वो होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, गुड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी होती हैं। टेंजिबल, इनटेंजिबल समझ चुके हैं आप। जिनको हम टच कर सकते हैं वो टेंजिबल असेट्स होती हैं। इनटेंजिबल जिनको हम टच नहीं कर सकते। इसी तरह से फिक्स्ड असेट्स क्या होती हैं और करंट असेट्स क्या होती हैं, समझिए उसको। फिक्स्ड असेट्स वो होती हैं जो रीसेल के लिए नहीं होती हैं, वो फिक्स्ड असेट्स कही जाती हैं। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी फिक्स्ड असेट्स हैं हमारी। इसी तरह से करंट असेट्स, करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो किसी बिजनेस के द्वारा या एंटरप्राइज के द्वारा रीसेल के लिए या कन्वर्ट, कैश में कन्वर्ट करने के लिए रखी जाती हैं, वो होती हैं करंट असेट्स। कौन कौन सी हुई करंट असेट्स में? जैसे कि बैंक बैलेंस हो गया, डेटर्स हो गए आपके, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री है या ना बिका हुआ सामान होता है जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, वो सारी चीज़ें वो हमारी करंट असेट्स में आती हैं। इसी तरह से लिक्विड असेट्स, लिक्विड असेट्स वो होती हैं जो इमीडिएट हम कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं या कैश इन हैंड होता है। बहुत शॉर्ट टर्म में जो हमें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जिनको, वो हमारी लिक्विड असेट्स होती हैं। वेस्टिंग असेट्स होती हैं हमारी नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी हुई, जैसे कि ऑयल, गैस या कोल। इनको रिसाइकल करके हम रख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इनका की लाइफ जो है कम होती है और इनकी वैल्यू जितना ज़्यादा दिन रखोगे आप, इनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इनको हम वेस्टिंग असेट्स इसलिए बोलते हैं। तो ये ऑयल हो गया, गैस हो गया, कोल है, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है। उसके बाद है फिक्टिशियस असेट्स। ये वो असेट्स होती हैं जो अकाउंटिंग एंट्री जब हम करते हैं तब एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि सस्पेंस अकाउंट हो गए या एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट हो गया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गए। इस तरह के एक्सपेंसेस जो हैं वो आगे आपको समझ में आएंगे, मैं बताऊंगा। अभी एग्जाम्पल के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये वो असेट्स होती हैं। आगे देखेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में इंटरनल, एक्सटर्नल, करंट, लॉन्ग, कंटिजेंट लायबिलिटी, ये सारे इनके क्लासिफिकेशंस हैं, वो भी हम समझेंगे। और लायबिलिटी क्या होती है वो हम समझेंगे। बेसिकली लायबिलिटी जो है वो एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं पहले, उसके बाद मैं लायबिलिटी और आगे उसकी क्लासिफिकेशंस वगैरह समझाऊंगा। जैसे कि हम एक ओनर हैं, आपने बिजनेस शुरू किया और आप एक ओनर हो और ये है बिजनेस।
या शॉप मान लें आप, या एंटरप्राइज मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। अब अकाउंटिंग टर्म में दोनों को सेपरेट एंटिटी माना जाता है। सेपरेट एंटिटी मतलब मिक्स नहीं कर सकते कोई भी चीज। ओनर का जो अपना है बैलेंस, अपना अमाउंट है, वो अलग रहेगा, और बिजनेस या एंटरप्राइज का अमाउंट या अकाउंटिंग अलग रहेगी। अब यहाँ पे लायबिलिटीज की बात मैं समझाना चाह रहा था आपको। लायबिलिटीज क्या है, ओनर की क्या है, एक्सटर्नल क्या है, करंट क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है और कंटिजेंट क्या है। इंटरनल लायबिलिटीज क्या होती है पहले वो समझाता हूँ। अब यहाँ पे आपने बिजनेस शुरू किया और आप एक ओनर हैं बिजनेस के, तो बिजनेस शुरू करते समय आपने सपोज 1 लाख रुपीज से बिजनेस शुरू किया, तो 1 लाख रुपए आपने बिजनेस में डाला, तो ये 1 लाख रुपए कैपिटल हो गई जो कि बिजनेस में आपने लगाई है, इसलिए बिजनेस आपको देगा। क्लियर? ये लायबिलिटी हो गई बिजनेस की आपके लिए। तो ये इंटरनल लायबिलिटी बोली जाएगी। जो ओनर और बिजनेस की आपस में लायबिलिटीज है वो इंटरनल लायबिलिटी मानी जाएगी। अब दूसरी एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी वो होती हैं जो बिजनेस के अंदर से, जिसका मतलब नहीं होता है बाहर के लोगों को देना होता है। जैसे हमने परचेज किया था, माल खरीदा था, उसमें हम क्रेडिटर हो गए थे, तो जो क्रेडिटर्स को पैसा देना है, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, होती और भी बहुत सारी हैं। क्रेडिटर्स को जो पैसा देना है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि वो बिजनेस से बाहर के लोग हैं, राइट। इसी तरह से करंट लायबिलिटी समझिए आप क्या होती है। करंट लायबिलिटी वो होती है जो हमें विद इन 3 मंथ्स, विद इन 6 मंथ या विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर उसको चुकाना ही होता है, वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है। जैसे क्रेडिटर्स मान लें आप, या शॉर्ट टर्म कोई लोन लिया हो वो मान लें। इस तरह की जो भी लायबिलिटीज़ हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में क्या आता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है अगर हमने, बिजनेस ने, बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आता है। लॉन्ग टर्म बोलेंगे किसे? लॉन्ग टर्म मीन्स फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का होता है, उससे बाहर, तो 1 साल से ऊपर की जो लायबिलिटी हो गई दैट इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब देखते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है इसको समझिए। एक्चुअली ये वो लायबिलिटी होगी जो आकस्मिक एकदम से कोई ऐसी लायबिलिटी आ जाए, इसलिए कंटिजेंसी फंड बनता है कंपनीज में, जो कभी एकदम से किसी वजह से कोई लायबिलिटी अराइज हो जाए तो उसको पे कर सकें। तो कंटिजेंट लायबिलिटी कैसे बन सकती है? जैसे सपोज 20,000 रुपये का कोई केस कर रखा है किसी ने, अगर कंपनी जीत जाती है तो हो सकता है वो पे ना करना पड़े, और अगर कंपनी हार जाती है तो पे करना पड़ जाएगा। तो ये कंटिजेंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो आकस्मिक होती हैं, जो देनी भी पड़ सकती हैं और हो सकता है वो ना भी चुकानी पड़े। तो ये इस तरह की लायबिलिटी होती है, इनको हम कंटिजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा है ट्रांजेक्शन्स, वाउचर, ट्रेड क्रेडिटर्स, डेटर्स, परचेज रिटर्न, परचेज, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, असेट्स, लायबिलिटीज। आगे हम आने वाले वीडियो में कल जो है इसके आगे के और भी बहुत सारे टर्म्स हैं वो सीखेंगे। तब तक के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और शेयर कर दें इसको, और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।